नमस्कार, मैं गौरव। अभी हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन बिल के ऊपर, क्योंकि ये दोनों सदनों से पास कर दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद जो है सियासी हलचल तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है। साथ ही कहीं कहीं पोस्टर भी लगाया जा रहा है और ट्वीट भी किया जा रहा है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार रविकांत हैं, इनसे जुड़ेंगे और इन्हीं सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत। दोनों सदनों से जो है अब वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पास करके उसको कानून बना दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर बिहार की बात हम करते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लोग कटाक्ष कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो पोस्टर लगा है उसमें साफ तौर से मुस्लिम का एजेंट बताया, आरएसएस का एजेंट बताया गया है उसमें। हाँ। और ये आरएसएस के गणवेश के साथ उसको धारण करते हुए निकर तीन फोटो इनका लगाया गया है उसमें। जी जी। तो उसमें ये चीज़ें दिखलाई गई है और बताई गई है कि ये आरएसएस के एजेंट हैं, ये वो फलना चिल्ला ढिमकाना और भी बहुत कुछ। एक में छोटा सा गिरगिट भी लगा दिया गया है, उसमें लिखा गया है। तो ये सब पर तो जैसे कटाक्ष उनके प्रवक्ता जवाब देंगे ही, मगर देखिए बात यह है कि एनडीए के जो और भी घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, जयंत चौधरी हों, चिराग पासवान हों, जीतन राम मांझी हों, ये 4-5 नेता के ऊपर मुख्य रूप से कटाक्ष किया जा रहा है। वो पिछले ही 10 दिन पहले ही जैसे इफ्तार पार्टी जो हुआ उसमें न जाने को लेकर कुछ संगठनों ने किया। मगर अब यहाँ पर देखना है कि वक्फ संशोधन बिल को समर्थन और विरोध कौन कौन लोग कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के ही पासमानदा के कई जो समाज के लोग आते हैं, पासमानदा समाज के मुसलमान, वह नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं कई चौक चौराहों पर। आप ये कह सकते हैं कि पैसे देकर लाए गए, ये वो आरोप लगा सकते हैं। यह भी तो आरोप लगाया जा सकता है कि आप पैसे लेकर विरोध करवा रहे हैं वक्फ बिल को। हाँ, अगर कुतर्की पर उतरेंगे तो देखिए यहाँ पर समझने से ज्यादा पहले ही किसी भी चीज का विरोध करते रहे। जैसे हम लोग देखे थे 2013 में, हमें याद है, अब इस पर किसी का पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं है। 2013 में देखे थे कि नरेंद्र मोदी को जब प्रचार कमान दिया जा रहा था भाजपा और एनडीए की तरफ से गोवा के कार्यकारिणी सभा में, जहाँ तक की तो ये बातें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों को कटवा देंगे, ऐसी खबरें और बातें, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। फिर 19 में जीत के आए तो फिर सीए, एनआरसी, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कहा गया कि जैसे ही सीए लागू हो जाएगा तो इस देश के सभी मुसलमानों को बाहर भगा दिया जाएगा। कश्मीर में 370 धारा की जब वहाँ पर संशोधन हुआ, उसको ठीक ठाक किया गया, वहाँ के जनजीवन को रहने के लिए, तो क्या कहा गया कि वहाँ पर सभी मुसलमानों को भगा करके और पूरा एकदम ट्रेनिंग कैंप बना देंगे, सारे मुसलमानों को नज़रबंद कर दिए हैं, वहाँ पे कत्लेआम मचा देंगे पूरे आर्मी और डिफेंस के। क्या हुआ? फिर सामान्य हुआ। तो उसी प्रकार से संशोधन जो इसमें किया गया है, जो वक्फ बिल को जो संशोधन किया गया है, तो पहले वाले संशोधन में आप जाइएगा 1395, मगर 13 में वाला तो खतरनाक था। उसमें तो ऐसा था कि अगर हिंदू या कोई भी इस देश के चाह करके भी अगर वो वक्फ का अगर दावा कर देते तो वहाँ पर परेशानी हो जाती। तो अब यहाँ पर इसको इन घटक दलों ने समर्थन क्यों दिया? एनडीए के जो घटक दल थे उन्होंने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि वो सब कुछ जानते समझते हुए, देखिए कश्मीर में जैसे 370 धारा पर जो किया गया वहाँ पर, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, उस गलत सलत चीजें थी उसको हटा करके वहाँ पर जो किया गया, तो उससे 4 घरों की पॉलिटिकल राजनीति की दुकानदारी बंद हुई, मगर लाखों लोग उससे फायदेमंद हुए और खुशहाल हुए। तो इससे क्या होगा? जो पासमानदा मुसलमान हैं, अब 1-2 रुपया में आप 5 स्टार होटल दे दीजिएगा लीज पर, ये दे दीजिएगा किसी को किराए पर, तो ये समझ नहीं रहा है कि पर्दे के पीछे से कौन कमा रहा है और सरकार के पास क्या टैक्स आ रहा है और आप वक्फ के जरिए क्या कमा रहे हैं। तो इसकी अनियमितता को लेकर जो धूल विरोधी माने जाते हैं भाजपा, संघ और इन सभी चीजों के, लालू प्रसाद यादव कर चुके थे। तो उससे बड़ा संघ ये तो खाकी निक्कर और टोपी वाले तो लालू प्रसाद यादव हुए। कैसे? वो तो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे। कहने के लिए 2010 में वो जिस प्रकार से बयान दिए और बोले कि ठोस कानून लाओ, यही डाक बंगला पर सब जमीन हड़प लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात हम इस पे आपको रोकेंगे। जी है कि जिस तरीके से
लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए भी मजबूती से विरोध करते थे या आवाज़ों को बुलंद करते थे, वैसा कोई यहाँ पे दिखते नहीं है। नीतीश कुमार का नाम आता है तो नीतीश कुमार तो खैर कुछ बोल ही नहीं पाते और ना ही इनकी पार्टी की ओर से कोई बोल पाते हैं। नहीं, इनके पार्टी की ओर से सभी नेता बोल रहे हैं अभी। जैसे अभी वर्तमान में ललन सिंह का बयान आया जो जदयू छोड़कर जा रहे थे और नहीं जा रहे थे। तो वफ में देखिए इतना, पहली बात तो कि कोई भी मुखर होकर कोई इस प्रकार से बोला, ऐसे ही विरोध हो रहा है जदयू का नीतीश कुमार को लेकर कि मुस्लिम वोट नहीं देंगे या लेंगे देंगे, चिराग को मुसलमान वोट नहीं देंगे, चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान दिखा देंगे। नहीं तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है चंद्रबाबू नायडू तो खैर दूर की बात है। हाँ, लेकिन बिहार की राजनीति की जो हलचल है इसमें से बिहार विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन यहाँ पे तो 17% के लगभग जो मुस्लिम वोट है इस पे सबकी निगाह है, क्योंकि ये जिधर भी जाते हैं उधर सत्ता पलट तो कर ही देते हैं। और ये पहले से माना जा रहा है कि कांग्रेस और राजद के साथ नहीं गौरव, तो इस बार की क्या तो देखिए 17% की बात है, तो जो 17% की आज राजनीति कर रहे हैं, आप इस देख रहे हो कि सत्ता में 3 लोकसभा चुनावों में वह कहाँ है, वह बिहार में खाता नहीं खोल पाई कई पार्टियां, इस बार खुल गई। तो हम देखते हैं कि 17% के चक्कर में आप 83% को दरकिनार कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति आज से नहीं चल रही है। अब हम नीतीश कुमार जी और ये लोग से बाहर जाएंगे तो 47 पे चल जाएंगे। अब कांग्रेस उसमें कटघरे में आ जाएगी, अब उस पर बोलना पड़ेगा तो कहेंगे कि तो नहीं तो वो तो लाना ही है ना, तो लाना ही है। तो अब यहाँ पर कांग्रेस की जो मनोदशा रहेगी वह तुष्टिकरण की राजनीति रहेगी, इस पर खुलेआम कहा जा सकता है। नहीं तो यहाँ पे तो लोग जो है भाजपा पे भी आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति है और पीछे से संघ जो है इनको सपोर्ट करती है, इसीलिए नीतीश कुमार का जो फोटो लगाया गया उसमें और राजद के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया एक्स पे, उस पे भी लिखा गया है कि RSS सर्टिफाइड नीतीश कुमार मिस चीटर। हाँ चलिए, अब हम आपको इन सभी चीज़ों से थोड़ा और पहले ले जाना चाहेंगे। हाँ। ठीक है, संघ के सामने अब संघ के ऊपर जो आरोप लगा, तो एक जब जनसंघ पार्टी बनी थी जी 1952 का हम बात कर रहे हैं, तो जब ये अपनी विचारधारा की बात करती थी तो इसके सामने एक चुनौती दी गई थी कि आपकी औकात और हैसियत है तो लाकर बदल कर दिखा दीजिए। तो 72 साल बाद बदल दिया, जो गलत चीज़ें थी वो अपना विचारधारा को लेकर चला, और इतना लंबा तक चलना, आप धूल विरोधी हो सकते हैं संघ का और जनसंघ का, मगर एक लंबा कई जीवन उसमें लग गया। जिन लोगों ने मेहनत किया उन लोगों ने इस स्वप्न को नहीं देखा, मगर उन लोगों को आज नाम ले रहे हैं लोग, वहाँ पर मोदी जा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर जिन चीज़ों को कांग्रेस ने, जो तुष्टिकरण की राजनीति को जो जन्म दिया, एक तरह से एक पापी प्रक्रिया को जन्म दिया और तुष्टिकरण की नीति को इतना हावी कर दिया कि 14% 17% वोट के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाना, राजनीतिक चाल चरित्र को तिलांजलि दे देना, या कहीं से भी उचितता का प्रमाण नहीं। जी बड़ी बातें हैं। हाँ, लेकिन बातें जो है सबसे बड़ी बात, तो इसीलिए हम बोले कि हमको पहले जाना पड़ेगा इलेक्शन में जो है, तो उनको क्या फायदा, वहीं पर हम लाना चाहते हैं। तो उस वक्त उनको चुनौती पेश की गई, ठीक है, और उसी चुनौती को अभी क्लियर किया ये संघर्ष करके। तो यह क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग कि जब हम आएंगे मैंडेट में तो इसे बदल देंगे, तो ये बात होगा। आज ये कानून है, तो अभी तो कोई कह सकता है कि संविधान से चलेगा कि शरिया कानून से चलेगा, ये तय कर लीजिए आकर के फील्ड में। तो ये जब संविधान, लोकसभा राज्यसभा बंद कर दीजिए, इन लोगों का क्या जरूरत है? जब संविधान को नहीं मानिएगा, नहीं करिएगा, तो लोकसभा को सब वो फाड़ रहा है इधर से उधर से, तो भाई डेमोक्रेसी है तब ना आप फाड़ रहे हैं उसकी पर्ची को, वैसी साथ को फाड़ दिए। उनको जनता ने चुनकर भेजा है। कल होकर कोई संसद में आग लगा देगा, कहेगा कि अभी देश नहीं संविधान, तो अराजक हो जाएगी। तो उनको याद लग रहा है कि 17% वोट और ये 30 करोड़ मुसलमानों की बात हो रही है, तो सोचे कि 110 करोड़ हिंदू है यहाँ, या अलग ये चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को बार बार हम धमकियां भी सुन रहे हैं और ऐसी चीजें सुन रहे हैं, तो ये चीजें, ये अपने आप लोग अराजक बन रहे हैं और अराजक लोगों को बना रहे हैं। तो जब इधर से उन्माद होंगे 100 करोड़ हिंदू जो हैं, तो इसमें अगर आधा भी उन्मादी हो गए तो क्या होगा फिर? ये सिंपल साधारण धारणा से सोचे जाने वाली बात है। तो नीतीश कुमार का विरोध इसीलिए हो रहा है कि ये संघ का टोपी, संघ का निकर ये पहन लिए हैं और वहाँ बिल पास करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जब सदन में बोल रहे थे तो वो अपने बाबूजी का काहे नहीं पहना दिए, राजद वाले, तेजस्वी के नेता सब, उनको भी पहना देते, वो भी तो वही बात बोल रहे थे। जैसे लालू यादव भी कहे कि हम अकेला जो है सब पे भारी होते अगर सदन में होते, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, तो दोनों सदनों से इसे पास कर दिया। थूक के चाटने वाला बात हो गया। 15 साल पुरानी बात को आप क्या कहिएगा?
15 साल पुरानी बात को उनका क्या कहिएगा? वो तो लोकसभा के सदन के पटल पर कहे थे ना, हाँ, कि वक्फ के आज उनका सपना पूरा हो गया, तो फिर यही तुष्टीकरण की राजनीति यही आ जाती है घूर फिर के। तुष्टि ये मुस्लिम वोट के लिए जो ये कुकर्म किया जाता है ना, उसी का देन है कि इस देश में आज इस प्रकार का माहौल बना है। अच्छा, तो ये बताइए, इस बिल के आने से बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर हम नहीं समझते हैं कि मतलब अगर इस पर कोई एनालिसिस ये करता है कि मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, तो हम तो ये खुलेआम बोलते हैं कि भाजपा के साथ रहने पर मुस्लिम वोट ऐसे भी नहीं मिलता है। नीतीश कुमार ने कितनों को टिकट दिया और कितनों को जिताया मुस्लिम विधायकों को, ये तो चेक करने की चीज़ है ना। वहाँ पर हम लोग देखते हैं गौरव कि आप देखिएगा कि ये अभी लोकसभा में ही कई बिंदुवार चीज़ें देखिएगा तो वोट उससे ज़्यादा, और ये बातें बोलना चाहिए ना, हम बोलेंगे। देखिए, बोलना यह है कि अगर मुस्लिम किसी के विरोध में है तो हिंदू एकत्रित नहीं हो सकता है क्या? साधारण धारणा से सोचिए, यहाँ पर 50 मुसलमान हैं तो 500 हिंदू एकत्रित नहीं हो जाएंगे क्या? 500 हिंदू एकजुट होकर गुपचुप वोटिंग कर देंगे, तो उसका लॉस और उससे दुगना फायदा हमको मिल रहा है। अगर राजनीतिक एंगल से ही सोचना है तो उससे दुगना बेनिफिट होता है। और एनडीए के साथ रहने पर इन लोगों ने देखा है कि जाति पाति और इन सभी बंधनों को टूट कर वोटिंग होती है, मींस फायदा होने वाला है। अब कई लोग बोलते हैं कि ये फॉरवर्डों की पार्टी है, तो फॉरवर्डों की इतनी हैसियत है कहाँ कि वह सरकार में आ जाए? अगर फॉरवर्डों के वोट से सरकार बनना होता है तो एनडीए की सरकार बनती, आपको लगता है? नहीं, बात तो वो अपना हिंदुओं का जो वो कर रहे हैं, तो वो अपना एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं और कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इसीलिए वहां पर संघ का एजेंट, संघ का पूरा ये वो लंदफंद बताया जा रहा है। तो वो उनके पार्टी का विरोधात्मक प्रक्रिया हो सकता है, बयान हो सकता है, बाकी उचितता का प्रमाण तो नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार एक लंबे और फिर कल होकर उनके साथ चल जाएंगे नीतीश कुमार, तो क्या करेंगे? फिर भतीजा जी नीचे बैठ के उप मुख्यमंत्री बन के काम करेंगे, हैं? फिर माल कमाया जाएगा और फिर कुछ इधर बांटो। तो इनका जो चीटर कुमार और फिर गिरगिट ये सब कार्य सब खत्म, अरे पैर छू के कोड लगेगा, है ना? वो सब दिखावटी चीजें हैं, राजनीति में ऐसा होता रहता है। हाँ, कुछ अपना खबर उबर चल गया, अपना नीतीश कुमार को अपना आरएसएस के एजेंट है। तो चलिए हम पुराना बात में जाएंगे तो लालू प्रसाद के भी एजेंट है पर हम बात करें। अगर आप बोलिएगा लालू प्रसाद यादव लोकसभा कब गए थे? 77 में गए, ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव जो लड़ रहे थे तो उनका भी निकालिएगा तो वाजपेयी जी के प्रचार और ये सब, तो वाजपेयी कौन थे? वाजपेयी संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के प्रचारक थे, भेजे गए थे जनसंघ में। उसके बाद जो पार्टी बनी, अभी बोलेंगे कि घटक दल के साथ वाजपेयी थे, कांग्रेस के विरोध में एक साथ थे। तो अब हमको बताइए कि उसके लिए तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस से हम लोगों को लड़ना था। 90 में कौन कांग्रेस से लड़ना था? 1990 में कांग्रेस से कहाँ लड़ना? कांग्रेस तो मजबूती से थी ना संघ केंद्र में, केंद्र में थी तो आप अपने संघ के साथ समझौता किया ना, संघ के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ा ना, संघ के जो वहाँ के कारवा थे उनके साथ प्रस्तावक बना ना, लोकसभा गए ना उनकी मदद से। तो आपकी राजनीतिक बीजारोपण ही संघ ने किया है। समय की बात है। हाँ, तो समय की बात है, तो आज भी वही समय है। लालू प्रसाद यादव की भी राजनीतिक बेस बनाने वाला यही संघ के कार्यकर्ता थे। पूरा जेपी मूवमेंट को पढ़िएगा और जानिएगा तो संघ की भूमिका थी। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि जयप्रकाश नारायण ने यह आंदोलन खड़ा कर दिया। जयप्रकाश नारायण के पीछे कौन था? ये इतिहास के जब चीजों में जाइएगा तो पूरी चीजें पटापेच हो जाता है कि सारे लोग तो संघ के एजेंट थे जी। और इंदिरा गांधी को पटकने वाला भी संघ ही था, और सारे समाजवादी संघ के ही शरण में या संघ वाले उनके शरण में, दोनों की जरूरत थी, समाजवादी और संघ के पूरा। तो संघ तो कभी नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे नहीं है, मगर उधर वाले बोल देते हैं कि हम संघ से भैया है तो बड़ा। मगर कई समाजवादी यहाँ आकर के मुख्यमंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर गए। नीतीश कुमार खुद उसके साक्षात उदाहरण है। नीतीश कुमार का जब 100 नंबर का इतिहास लिखा जाएगा तो 99 नंबर का तो भाजपा और संघ जोड़े ने लिखा जाएगा। हाँ, उनका तो कहते भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी हमें सीएम बनाए, और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल दिए थे वहाँ पर कि संघ के बारे में पूछा गया तो बोला कि हम विचारधारा को मानते नहीं है मगर संघ की ताकत को हम जानते हैं। उन्होंने उस संभवतः अंजना कश्यप बैठी हुई थी और बाकी बीजेपी के, और उस वक्त वो विरोध में थे मगर फिर भी संघ की ताकत को उन्होंने माना जी। और फिर पक्ष में भी आए, फिर भी वही बात रिपीट कर रहे थे कि हम विचारधारा को नहीं मानते हैं, मगर जो उसमें लगे हुए लोग हैं वो मानते हैं। जब नेहरू और शास्त्री और पटेल जो इतना विरोध करने के बाद भी संघ की ताकत को मान गए तो ये सब छुट भैया नेता नहीं समझ पाए। बहुत अच्छी बात है।
तो अभी आप सुन रहे थे कि ये जो बिल लाया गया है इससे बिहार विधानसभा चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर प्रभाव पड़ता भी है तो एनडीए की जीत होती है और मुस्लिम जो है वो एनडीए के साथ नहीं आएंगे। जब मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू एकजुट होंगे, मोटा मोटी बात है। मीन्स आप तो ये सुन ही रहे थे और हमारे साथ थे रविकांत। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।